नमस्कार फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी नीट काउंसलिंग 2023 यानी कि स्टेट काउंसलिंग का जो शेड्यूल है जारी हो गया था और उसका वीडियो मैंने इससे पहले बनाया हुआ था। तो इस उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसमें कब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कितने दिन रजिस्ट्रेशन होगा, कब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, ये सारा डिटेल उसमें जो दिया गया था, ये सारा डिटेल मैंने उसमें प्रोवाइड कराया था। अब मैं इस वीडियो में आपको पूरा फुल जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें आपका बहुत सारा जो कन्फ्यूजन रहता है कि बहुत सारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करता है और पता चला उसको फर्स्ट काउंसिल में अगर कोई सीट मिल जाता है, तो अगर वो नहीं ले रहा है तो सेकंड में उसको क्या करना है, और बहुत सारे कन्फ्यूजन है जो भी है सारा इसमें डिटेल दिया गया है। ये जो नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था, तो मैंने चाहा इसमें एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो भी स्टूडेंट का जो भी कन्फ्यूजन रहता है वो सारा क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमको बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊँगा, जो कि आपको शॉर्ट से ही कन्फर्म हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये 13 जुलाई 2023 को ये नोटिस जारी हुआ था, जो कि 23-24 के लिए है और राजकीय एवं निजी यानी दोनों। थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा, अगर पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यानी कि 23-24 सेशन के लिए ये है और राजकीय एवं निजी यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए है। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए 2 कोर्स है इसमें। तो ये सारा क्या क्या प्रक्रिया रहेगा सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची तथा विवरण पुस्तिका तैयार किया जाना। तो ये जो है आप पढ़ सकते हैं। नीट यूजी 2023 के माध्यम से चयनित छात्रों को ऑनलाइन पंजीकरण, डेटा कैप्चर, फोटो अपलोड, पंजीकरण, शुल्क भुगतान, छात्रों ये सारा डेटा जो रहता है वो आपको संस्था के रूप में नामित किया जाता है। यानी कि ये आप पढ़ सकते हैं। ये छोड़ देते हैं, हम यहाँ से लेते हैं जो जरूरी है। हाँ, एलिजिबिलिटी जो आप देख सकते हैं अर्हताएँ जिसे बोलते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी आप जो काउंसलिंग कराएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शैक्षणिक सत्र 2023-24 यूपी नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग प्रवेश हेतु अर्हताएँ निम्नवत, यानी कि जो एलिजिबिलिटी वो निम्नवत है। अब ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नंबर 1 हो जाएगा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नीट यूजी 2023 की परीक्षा में प्रतिभाग किया हो तथा नीट परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, काउंसलिंग हेतु अर्ह माने जाएंगे। यानी कि आपने नीट में जो है परीक्षा में प्रतिभाग मतलब नीट का परीक्षा आपने दिया हो और मतलब आप क्वालिफाई उसमें हो, तब आप इसमें काउंसलिंग के लिए अर्ह माने जाएंगे, यानी कि एलिजिबल माने जाएंगे। सेकंड में बात करें प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कॉलेज यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज, स्वतंत्र राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, संस्थान, डेंटल कॉलेज, अल्पसंख्यक एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक है। इसमें नियमित ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हों, उनके लिए डोमिसाइल समान निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। मतलब इन्होंने सीधा क्लियर इसमें ये कहा कि जो स्टेट काउंसलिंग यूपी की जो स्टेट काउंसलिंग होती उसमें उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आपको उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो। अगर ऐसा और दूसरा इसमें बताया गया जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हैं, तो उनके लिए ये डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया है तो उनको ये डोमिसाइल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने क्लियर लिखा है। तीसरी बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में से एक अथवा दोनों परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की हैं। यानी कि जो आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट उसके समकक्ष जो भी कोर्स होता है वो आपने बाहर से किया है, तो उनके लिए डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र हेतु सामान्य प्रवासन विभाग ये नंबर जो दिया गया है इसका नोटिफिकेशन के निर्धारित किया जाएगा। इसके हिसाब से उसी प्रारूप के डोमिसाइल निवास प्रमाण का प्रस्तुत करना होगा। मतलब ये दिया गया इसी से बना हुआ हो तब जाके वो प्रस्तुत करना होगा। और नंबर 4 प्रदेश के निजी क्षेत्र मेडिकल, डेंटल कॉलेज, चिकित्सा, यही प्राइवेट की बात हो रही, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में चिकित्सा महाविद्यालय असम के संस्थानों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश के उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा। भारत के अन्य प्रदेशों में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे। इसमें इन्होंने ये क्लियर किया है निजी मेडिकल कॉलेज यानी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें आप अगर यूपी के अगर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो आप
ये यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं। ये इन्होंने इसमें क्लियर किया है, साफ साफ लिखा है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश से ही हाई स्कूल इंटर किए हैं तभी आप अनिवार्य हैं। निजी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आप इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। और भारत के अन्य प्रदेशों हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी ऐड होंगे और कोई भी स्टेट से जो भी आएंगे वो भी इसमें एलिजिबल होंगे इस काउंसलिंग के लिए, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग के लिए। अब बात कर लें शैक्षणिक अर्हताएँ, जो शैक्षणिक मतलब जो शैक्षणिक जो भी है वो एलिजिबिलिटी क्या है रहता है। तो नीट यूजी 2023 की है, तो ये नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा जारी बृहत में से शैक्षणिक अर्हताएँ लागू होगी जो कि नीचे दी गई हैं। यूपी नीट यूजी की काउंसलिंग है तो अभ्यर्थी द्वारा NIC वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दी गई, निर्धारित शुल्क जमा करते समय पंजीकरण अनिवार्य होगा। काउंसलिंग है तो पंजीकरण शुल्क नियमानुसार देय होगी, यानी कि ये वेबसाइट है, इस पर आपको पंजीकरण करना है। और ये दो दिए गए प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग है तो 2000 रुपये मात्र, यानी कि प्रथम एवं द्वितीय चक्र जो काउंसलिंग होगी इसमें आप 2000 रुपये देना होगा। मॉप अप राउंड की अगर बात करें तो 1000 रुपये मात्र है, जो कि पंजीकरण की बात हो रही है यहाँ पे। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चक्र की काउंसलिंग पंजीकरण नहीं कराया जाता और द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है तो उससे भी 2000 रुपये का पंजीकरण जमा करना अनिवार्य होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रथम चक्र में काउंसलिंग पंजीकरण नहीं कराया जाता है, मतलब फर्स्ट में नहीं कराता है, तो द्वितीय चक्र में काउंसलिंग जब उसमें भाग लेगा तो 2000 रुपये का पंजीकरण शुल्क कराना अनिवार्य होगा। अब आ जाते हैं मॉपअप राउंड। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मॉपअप राउंड का प्रतिभाग करने हेतु तो सभी अभ्यर्थियों को नवीन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, यानी कि जो आप मॉपअप राउंड कराएंगे तो उसमें भी पंजीकरण होगा जो आपको कराना होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस देन नहीं होगी, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आपकी किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगी। अब आते हैं धरोहर धनराशि, जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी मनी। तो सिक्योरिटी मनी की अगर बात करें तो यूपी नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग है तो धरोहर धनराशि न्यूनतम होगी। अब ये इन्होंने धरोहर की बात की, सिक्योरिटी मनी का जो रूल्स है जो इन्होंने बताया है। राजकीय क्षेत्र मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज है तो रुपये 30,000 रुपये। राजकीय मेडिकल डेंटल कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये 30,000 रुपये होगी। सिक्योरिटी मनी की बात हो रही है यहाँ पे। और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज यानी कि प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 2 लाख रुपए है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और निजी क्षेत्र के जो डेंटल कॉलेज हैं उनका 1 लाख रुपए है, ये आपको इसमें दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं धरोहर धनराशि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराई जाएगी। जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो ऑनलाइन प्रक्रिया से की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं की जाएगी वह चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे, यानी कि जिन्होंने सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं की है वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन पश्चात प्रवेश नहीं लिया जाएगा उनकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। तो ये भी एक पॉइंट आपको समझना होगा कि जो अभ्यर्थियों को अगर सीट मिल जाता है और वो प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनका सिक्योरिटी मनी वो जब्त कर लिया जाएगा, वो आपको नहीं मिलने वाला है। समस्त चक्र की काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर धनराशि जिस खाते में भुगतान किया गया उस खाते में नियमानुसार वापस की जाएगी। हाँ, ये है समस्त चक्र की जो काउंसलिंग होगी। उसके उपरांत अगर कोई सीट आपको नहीं मिलती है तो उस दौरान क्या होगा, आपकी जो जिस खाते से आपने फीस जो भुगतान किया है तो वो आपको रिफंड हो जाएगा, वापस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अभिलेखों का सत्यापन, यानी कि ये वेरिफिकेशन की बात हो रही है, जो डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन की बात हो रही है। तो यूपी नीट यूजी 2023 के अंतर्गत काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन ऑनलाइन कराया जाएगा और अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। ये जो है काउंसलिंग का प्रतिभाग जो है अभ्यर्थियों का शैक्षणिक अभिलेख जो है वो सत्यापन ऑनलाइन कराया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अभ्यर्थियों को अपलोड करना पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट। नंबर 1 बात करें तो हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र, यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का मार्कशीट हो गया और दोनों का प्रमाण पत्र हो गया। अब बात करें नंबर 2 आरक्षण से संबंधित, ये आरक्षण का दिया गया है, ये जो आरक्षण रहेगा। और उसके बाद नंबर 3 की बात करें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो भी आपको कराना होगा। अगर कोई आरक्षण की बात करें तो इनमें से आपका जो पाए वो आप लगा सकते हैं। पंजीकरण के समय ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन निम्नलिखित नोडल सेंटर पर कराए जाएंगे। यूपी नीट यूजी 2023 में पंजीकरण करते समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित किसी एक नोडल सेंटर का चयन करना होगा। मतलब ये जो है ये नोडल सेंटर हैं और आपका जो ऑनलाइन सत्यापन होगा, ऑनलाइन जो भी जो आपका वेरिफिकेशन होगा तो उसमें से आपको एक ये नोडल सेंटर चुनना होगा। उस नोडल सेंटर पर जाके आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसमें से आपको एक नोडल सेंटर चूज करना होगा। तो ये टोटल दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। नंबर 1 में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज
चिकित्सा विद्यालय लखनऊ हो गया, राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, तो ये सारे हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, वीडियो रोक के भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब आरक्षण की बात करें तो विशेष संबंधित योजना एक सेकेंड ASCP के अंतर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज को छोड़कर अन्य समस्त राजकीय मेडिकल डेंटल संस्थानों विश्वविद्यालयों आरक्षण न्यूनतम देय होगा। ये जो है आरक्षण की बात कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और EWS के लिए 10% इसमें दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। अब नीचे देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण विद्यायी विभाग की अधिसूचना संख्या इतना ये लोग वर्गों के लिए प्रकाशित अनुसार अमल होगा, परंतु EW आप पढ़ सकते हैं इसको, इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। हाँ, एक पॉइंट ये ले लेता हूँ। प्रदेश में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत प्रदेश के स्थापित मेडिकल कॉलेजों में क्रमशः राजकीय मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन आरक्षण के अंतर्गत शासन द्वारा सीटों का विभाजन नियमित किया गया है। ये जो है जो प्रदेश के जो कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत स्थापित मेडिकल कॉलेज राज्य यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनका आरक्षण के अंतर ये विभाजन किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अनुसूचित जात का, ये राज्य सरकार का हो गया, भारत सरकार का टोटल 64 हो गया। तो ये टोटल आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्षैतिज आरक्षण का। उपरोक्त वर्टिकल आरक्षण में निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हस्तों के लिए 2% रहेगा और भोजपुरी आप देख सकते हैं खुद ही, दिव्यांग के लिए 5% रह गया, महिलाओं के लिए 20%, महिलाएं अभ्यर्थी के लिए 20% रहेगा। आप ये देख सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट आप यहाँ पे भी आपको देखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS या अन्य पिछड़ा वर्ग OBC श्रेणी है दिनांक 1 अप्रैल 2023 के बाद का निगरानी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अगर आपका जो प्रमाण पत्र है, जो आप अपना आर्थिक कमजोर या EWS या अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, वो आपको 1 अप्रैल 2023 के बाद का, ना कि उससे पहले का, तो वही आपका यहाँ पे प्रमाण पत्र मान्य होगा, अन्यथा आपका मान्य नहीं होगा। अब बात करें आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र दिव्यांगता एवं NCC प्रमाण पत्र छोड़कर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगा। और इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें बस वही उसी का रूल दिया गया है। और मैं अब चलता हूँ दूसरे पॉइंट पे। अब काउंसलिंग एवं आवंटन की प्रक्रिया करते हैं। जो काउंसलिंग होगा और आपका सीट आवंटन होगा, उसी प्रक्रिया की बात करते हैं। नंबर 8 पे, भारत सरकार द्वारा काउंसलिंग हेतु निगदित समय सारणी में दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश द्वारा स्टेट कोटे की काउंसलिंग हेतु समय सारणी पत्रक से जारी की जाएगी। यानी कि जो आपकी काउंसलिंग है वो समय सारणी जारी करते रहेंगे। वो जो भी है वो आपको उसमें टाइमिंग आ जाएगी। फर्स्ट काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, सेकंड का आएगा, ये सारणी होगी जो कि भारत सरकार द्वारा काउंसलिंग के समय पर जारी करती रहेंगी वो। अब प्रथम चक्र की काउंसलिंग यानी कि फर्स्ट राउंड जो होगा आपका, प्रथम चक्र की काउंसलिंग का आवंटित सीट पर अभ्यर्थी का प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्थिति में जमा की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट आवंटन हो जाता है, यानी कि मिल जाता है और आपने एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपकी रिफंड नहीं होगी, जब्त हो जाएगी। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, ये आपको पॉइंट ध्यान करना है, याद रखना है। और सेकंड पॉइंट की बात करें, ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात ही आयर होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात ही आयर होंगे। यानी कि जो सिक्योरिटी मनी है उनको पुनः जमा करना पड़ेगा, तब वो द्वितीय में भाग ले पाएंगे। जिनका पहले में जब्त हो जाएगा तब जाके वो सेकंड में पुनः उनको ये सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा, तब वो सेकंड काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। अब द्वितीय चक्र की काउंसलिंग की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जिनने प्रथम चक्र की काउंसलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है एवं प्रथम चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में, हाँ ये क्लियर लिखा हुआ, अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई सीट अगर नहीं मिलता है तो आपका सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होने वाला है। आप इसमें लिखा हुआ, इसमें आपका कोई सिक्योरिटी मनी मतलब जब्त नहीं होगा। आप सेकंड में भाग ले सकते हैं बिना किसी सिक्योरिटी मनी जमा करने से। अब बात करें प्रथम चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा
पुनरावंटन हेतु दिए गए विकल्प के अनुसार कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी। यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिनको अगर कोई सीट मिल गया है, मतलब फर्स्ट राउंड में उनको पढ़ लेते हैं फिर से, तो जिन्हें द्वितीय काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिए गए विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है, यानी कि वह कोई सीट मिल जाती है तो पूर्व में आवंटित इनको जो, अगर आपको अभी सीट मिल गया, पूर्व में आपको जो सीट मिला हुआ था और अगर आपको पूर्व में जो सीट मिला हुआ था वो सीट जो है रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी, मतलब वो खाली मानी जाएगी और वो किसी और को मिल जाएगी, वो आपको नहीं मिलने वाली क्योंकि आपको भी करंट में मिल चुकी है। पुनरावंटन न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम काउंसलिंग से प्रवेशित सीट यथावत बनी रहेगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं पुनरावंटन हेतु अभ्यर्थी की प्रथम चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित सीट का विकल्प द्वितीय चक्र में ना भरें, यानी कि जो आपका प्रथम चक्र का काउंसलिंग का प्रवेशित सीट है उसका विकल्प आप द्वितीय चक्र में बिल्कुल ना भरें। जो आपने पहले में भरा वो द्वितीय में नहीं भरना आपको। यदि अभ्यर्थी को प्रथम चक्र की प्रवेशित सीट में पुनरावंटन के दौरान पुनः आवंटित हो जाती है तो उस व्यक्ति को प्रवेश प्रक्रिया पुनः पूर्ण करनी होगी, अन्यथा उसका स्वतः नष्ट हो जाएगा, अभ्यर्थन स्वतः नष्ट हो जाएगा। अगर आपको प्रथम चक्र में कोई सीट मिल गई है और उसके बाद पुनः आवंटित हो जाती है तो अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया पुनः पूर्ण करनी होगी। तब आपको वो प्रवेश प्रक्रिया है वो आपको एडमिशन लेना ही है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रवेश प्रक्रिया। जो प्रवेश प्रक्रिया होता है, राजकीय क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज संस्थान विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कॉलेज में संपन्न करनी होगी। जो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो भी जहाँ पे सीट मिलेगा उसी में आपको प्रवेश की प्रक्रिया वो संपन्न करनी होगी, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद कर लेते हैं निजी क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज एवं अल्पसंख्यक हेतु। अच्छा, इसको हम छोड़ देते तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। प्रवेश के समय निम्नलिखित अभिलेखों का सत्यापन आवंटित कॉलेज नोडल सेंटर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कराया जाएगा। यानी कि जो आपका ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है, आपको स्वयं प्रवेश के समय जब आप प्रवेश करेंगे, एडमिशन लेंगे, निम्नलिखित अभिलेखों का सत्यापन आवंटित कॉलेज नोडल सेंटर पर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कराया जाएगा। यानी कि अभ्यर्थी को स्वयं जो है उपस्थित होना होकर वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा डॉक्यूमेंट का। नंबर 1 बात करें नीट यूजी 2023 का प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड। नीट यूजी का आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और स्कोर कार्ड होना चाहिए। दो ये हो गए। उसके बाद नंबर 2 हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र। हाई स्कूल का मार्कशीट एवं इंटरमीडिएट का मार्कशीट यानी और दोनों का आपका प्रमाण पत्र यहाँ पे चाहिए होगा। नंबर 3 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत सामान्य निवास पत्र मूल निवास पत्र, यानी कि जो आपका डोमिसाइल यानी रेजिडेंशियल जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको वहाँ पे जमा करना होगा। नंबर 4 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। और कोई आरक्षण संबंधी को प्रमाण पत्र है वो भी आपको लेके जाना है जो आपने ऑनलाइन किया था। अब बात करें नंबर 5 पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यानी इन 4 में से कोई भी आपके पास है वो आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन में देना है। उसके बाद बात करते हैं प्रवेश के समय मूल अभिलेख न होने या सत्यापन के अभिलेख गलत पाए जाने पर आवंटन प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि प्रवेश आप जब लेंगे तो उस समय आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और सत्यापन उनका अगर आप गलत पाया गया तो आपका जो प्रवेश है एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी प्रमाण पत्र पर सक्षम स्तर सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई भी अभिलेख प्रमाण पत्र कूट रचित पाई जाती है उस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश नष्ट करते हुए सुसंगत धाराओं के अनुसार समस्त कार्रवाई की जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायी अभ्यर्थी स्वयं होगा। यानी उस समय आपका जो भी डॉक्यूमेंट अगर कोई गलत पाया जाता है तो उस पर आपकी कार्रवाई भी आपसे आपका तो प्रवेश तो निरस्त हो ही जाएगा, एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा और आप पे कार्रवाई भी की जाएगी। अब आते हैं मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड तो मॉपअप राउंड हेतु वही अभ्यर्थी ऐड होंगे जिन्हें यूपी नीट यूजी 2023 का प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है इस पॉइंट को कि मॉपअप राउंड में वही स्टूडेंट आ सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड दोनों में सीट उनको नहीं मिला है, तब जाके वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे।
ऐसा नहीं आपको उसमें सीट मिल गया और आपने सीट नहीं लिया तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है। मॉपअप राउंड में प्रतिभा करने समस्त अर्हत अभ्यर्थियों को NIC की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दी गई, इस पर 1000 रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपका मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब बात करें तो यूपी नीट UG 2023 के प्रथम एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी एवं ऑल इंडिया कोटा तथा अन्य प्रदेशों के किसी चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी के मॉपअप राउंड में अर्ह नहीं होंगे। अब ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के प्रथम एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी एवं ऑल इंडिया कोटा, एक तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हो गया, दूसरा हो गया जो ऑल इंडिया में कोटा में जो भाग लिए थे ऑल इंडिया कोटा, और अन्य प्रदेशों में जिन्होंने काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित थे उन्हें मॉपअप राउंड के हेतु नहीं एलिजिबल नहीं है वो मॉपअप राउंड के लिए। सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जो ऑल इंडिया कोटा है आपने उसमें अगर भाग लिया है, और दूसरा अगर आप यूपी से स्टेट से नहीं है और किसी स्टेट से और से आपने भाग काउंसलिंग में भाग लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें ये दिया अभी तक तो यही दिया गया है जो कि मैं पढ़ पा रहा हूँ। अब बात कर लेता हूँ मॉपअप राउंड से आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त शैक्षिक जाति प्रमाण पत्र अन्य आवश्यक प्रपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्थिति में उनका अभ्यर्थन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी आपके मूल रूप से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रपत्र हैं जो भी है वो सारा देना होगा, नहीं तो कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब स्टेट कोटे की आरक्षित श्रेणी की सीटों को आमेलन माप राउंड दौरान किया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटन के उपरांत आरक्षित श्रेणी यदि कोई सीट रिक्त रहती है तो रिक्त सीटों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। यानी कि जो कोई सीट अगर रिक्त रह जाती है, खाली रह जाती है, तो उस ये जो टेबल दिया गया इस टेबल के अनुसार ही वो सीट को फिल किया जाएगा। उन्होंने ये में लिख रखा है, जैसे कि ये टेबल आप देख सकते हैं ST लोग यानी कि कैटेगरी कन्वर्ट होगा ST SC, यानी कि ये सब देख सकते हैं ऐसा रहेगा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे मॉपअप राउंड के पश्चात निजी क्षेत्र मेडिकल डेंटल कॉलेज में सीट रिक्त होने पर सीट का 10 गुना ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम द्वितीय चक्र की काउंसलिंग तथा मॉपअप राउंड में कोई भी मेडिकल डेंटल आवंटित नहीं हुई और यूपी नीट UG की पंजीकृत हैं तो उन्हें बड़ी सूची नीचे छात्रों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड मॉपअप राउंड में अगर उनको सीट नहीं मिलता है तब वो 10 गुने, मतलब जो भी सीट है उसके 10 गुने 10 गुने बच्चों को मेरिट सूची के लिए बुलाया जाए, उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ सकते हैं। त्यागपत्र दिए जाने के संबंधित त्यागपत्र आपको कब देना है, कब ऐसा कौन सा कंडीशन रहता है तब आपको त्यागपत्र देना होता है। काउंसलिंग से आप एडमिशन ले चुके होते उस त्यागपत्र की बात हो रही है यहाँ पे। त्यागपत्र देने हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिनके द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गई हो। यानी कि जो आप एडमिशन अगर आप ले चुके हैं तब आपको ये त्यागपत्र देना है। कैसे देना है अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया जिस कॉलेज नोडल सेंटर पर संपन्न की गई थी उसी कॉलेज नोडल सेंटर पर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्यागपत्र देना होगा। यानी कि आपने जहाँ जिस नोडल सेंटर पर अपना वेरिफिकेशन कराया था जहाँ से, तो वहाँ पे जाके आपको ये त्यागपत्र देना होगा। और त्यागपत्र का कंडीशन क्या है, मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज नोडल सेंटर के प्रभारी अधिकारी समस्त त्यागपत्र NIC के पोर्टल पर निर्धारित समयांतर्गत अपडेट करेंगे। पोर्टल पर अपडेट किए गए त्यागपत्र की मान्य होंगे, किसी भी अन्य माध्यम से प्रसिद्ध किए गए त्यागपत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि पोर्टल पर जो अपडेट किया गया त्यागपत्र वही मान्य होगा, अन्य किसी माध्यम से ये आपका ये त्यागपत्र मान्य नहीं होगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसलिंग आवंटित होकर प्रवेश की किसी राजकीय निजी क्षेत्र मेडिकल डेंटल कॉलेज सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है और तत्पश्चात प्रदेश के प्रथम काउंसलिंग से प्रवेशित सीट को त्यागपत्र देना चाहता है तो अभ्यर्थी को द्वितीय काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग 2 दिन पूर्व, यदि द्वितीय काउंसलिंग चॉइस फिलिंग 24 जुलाई 2000, अच्छा हाँ ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। यदि कोई भी विद्यार्थी मान के चलिए अगर कहीं भी त्यागपत्र देता है तो त्यागपत्र देने से उसको कहीं दूसरी जगह एडमिशन लेना है तो वहाँ पे अच्छा एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसलिंग आवंटित होकर प्रदेश के किसी राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज से सीट पर प्रवेश कर लेता है, ठीक है, अगर उन्होंने एडमिशन ले लिया कहीं भी प्रवेश में और किसी स्टेट में अगर ले लिया, मतलब यूपी में ले लिया, तो तत्पश्चात उसके प्रथम काउंसलिंग में प्रवेश सीट के त्यागपत्र देना चाहता है। अगर वो त्यागपत्र देना चाहता है ऐसी अभ्यर्थी द्वितीय काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के 2 दिन पूर्व, द्वितीय काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग 24 जुलाई, अगर वो वहाँ पे अपना
त्यागपत्र देता है। तो त्यागपत्र आपको कब देना है? जब आपका चॉइस फिलिंग होता है, तो चॉइस फिलिंग से आपको 2 दिन पहले त्यागपत्र देना, तभी आपका वो वैलिड होगा, माना जाएगा, नहीं तो आपका ये त्यागपत्र नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है उदाहरण में, यदि आपने मान के चलिए 24 जुलाई को आपको चॉइस फिलिंग करना है, तो आपको 21 जुलाई 2023 को 4 बजे तक आपको त्यागपत्र दे देना है। तो ये कंडीशन वहाँ पे अपनी सीट को त्यागपत्र दे सकता है। और पढ़ सकते हैं यहाँ पे, प्रथम चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि और समय समय से पश्चात त्यागपत्र देता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से संबंधित प्रावधान लागू होंगे। हाँ, अगर समय से आप अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, तो आपको एक निर्धारित जो रूल होते हैं वही प्रावधान आप पे लागू होंगे। और आगे चलते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, निजी क्षेत्र की मेडिकल डेंटल कॉलेज चक्र काउंसलिंग प्रवेश अभ्यर्थी को द्वितीय चक्र की काउंसलिंग प्रमाण पश्चात प्रवेश नहीं लेता है, तो अभ्यर्थी को जमा की गई धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किए गए शिक्षक शुल्क का 50% जब्त कर लिया जाएगा। ये भी एक पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निजी क्षेत्र के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर काउंसलिंग आपकी जो होती है, उसमें यदि द्वितीय चक्र काउंसलिंग में पुनरावंटन पश्चात प्रवेश नहीं लेता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी, और 50% यहाँ पे शिक्षक शुल्क का भी जिक्र किया गया, जो आप देख सकते हैं, वो भी आपका जब्त कर लिया जाएगा। ये भी आप पॉइंट देख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेता हूँ राजकीय क्षेत्र मेडिकल डेंटल मोपअप चक्र 50वां पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि कोई अभ्यर्थी अपनी सीट से त्यागपत्र देता है, मतलब जो तो पाठ्यक्रम समस्त शिक्षक शुल्क तथा ₹1,00,000 अर्थदंड के रूप में दे होगा। एक तो उसका तो मोपअप राउंड के जो भी शिक्षक शुल्क है वो भी जाएगा, शिक्षक शुल्क ₹1,00,000 अर्थदंड के रूप में दे होगा, यानी कि इतना ₹1,00,000 उसको देना पड़ेगा। साथ ही अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि भी उसकी वो भी जब्त हो जाएगी। यदि अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापस की जा चुकी हो, तो अभ्यर्थी के वापस करनी होगी। अर्थदंड धरोहर धनराशि की डिमांड ड्राफ्ट के साथ महानिदेशक चिकित्सा प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पक्ष में दे होगा। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताए हैं, और ये मैंने ये एक नोटिफिकेशन से ही बताए हैं, ना ही कोई मौखिक से, ना ही कोई मैंने आपको ये कुछ प्रूफ के साथ बताए हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप मेरा स्लाइड्स रोक के यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इससे भी अच्छा आपको जो भी है इससे भी अच्छा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, जिससे मेरा एक मोटिवेट मिले हमको, तो हम इससे अच्छा लगे जो कि मैं आपको एक नया वीडियो बना के दूँ। ठीक है।